हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को मेरे प्राइवेट ट्यूटर और कोचिंग ट्यूटर कोचिंग सर रमेन सर के बारे में बताऊंगी। रमेन सर के पास मैं 9th और 10th में 2 क्लास बायोलॉजी पढ़ी। उनके पास एक कोचिंग सेंटर था जो तपन सर और रमेन सर दोनों मिलके तपन सर के घर के नीचे के जो रूम थे उसमें चलाते थे। तपन सर फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते थे और रमेन सर बायोलॉजी। तपन सर बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उनसे कोई वो नहीं था, लेकिन रमेन सर बहुत कड़क इंसान थे और मैंने पढ़ाते भी बहुत अच्छे थे। उनकी राइटिंग, फ़ोटो, चित्र वगैरह, बायोलॉजी के जो फ़ोटोज़ होते हैं वो सब वो बनाते थे, बहुत सुंदर बनाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, समझाते भी थे, लेकिन वो डांटते बहुत थे और ऐसे चबा चबा के डांटते थे कि इंसान बातें सुन के ही ख़त्म हो जाए, इस टाइप का। हफ्ता में 2 दिन वो आते थे, मंगलवार और शनिवार। तो हम लोग कोचिंग शाम को 5 बजे से था हमारा, 5 से 6। तो हम लोग जाते थे तो सामने ये था काली मंदिर था, वहाँ से होके गुजरते थे। तो हम लोग ना अक्सर वहाँ पे 10 पैसा माता जी को चढ़ा के जाते थे कि आज सर ना आए ना आए। इतना डर था उनके प्रति। और हम लोग बरामदा से ऐसे झांक के देखते थे, सर ना एक ब्लैक एंड वाइट का चेक शर्ट पहन के इसमें आते थे, साइकिल में। और सर की पर्सनालिटी क्या बताए, जो हट्टा कट्टा जो जिम किया हुआ शरीर होता है ना, वैसा। बालों को पीछे से बैक ब्रश करते थे, उनके फोरहेड पे कट दाग था, मैंने एकदम हिंदी फिल्म के विलेन आप आराम से कह सकते हैं उनको। वैसे स्वभाव उनका विलेन जैसा नहीं था, ये मैं रेक्टिफाई करूँ, लेकिन हमारे लिए तो विलेन ही थे। तो ऐसे ही 9th 10th हमारा जैसे जैसे पढ़ते पढ़ते उनके साथ ऐसे बीता। उसके बाद सर 11th और 12th में हम वही कोचिंग में एक दूसरे सर, हम तो आर्ट्स लेके पढ़े ना, तो उनसे इंग्लिश पढ़ने जाते थे। सुनील सर थे। रमेन सर फिर हमारे घर से जुड़ गए मैंने हमारे भाइयों को, दोनों भाई और बहन को एकदम प्राइवेट ट्यूटर लग गए, सब विषय पढ़ाते थे। रमेन सर रहते थे शावड़ाफुली में, शावड़ाफुली से उत्तरपाड़ा वो पढ़ाने आते थे। तो समझिए उसको सुबह जो अपने घर से 8-9 बजे निकलते थे, रात के 10 बजे पहुंचते थे। तो रमेन सर शाम को हमारे यहाँ रोज़ ही आते थे, हफ्ता में 4 या 5 दिन रेगुलर आते थे। स्कूल के बाद सीधा हमारे घर आते थे। तो हमारे यहाँ जहाँ भी हमको लगता है जाते होंगे, चाय नाश्ता उनके यहाँ करते ही होंगे, लेकिन हमारे यहाँ वो स्पेशल डिमांड पे कॉफ़ी पीते थे। मेरी माँ अच्छा कॉफ़ी बनाती थी। ऐसे माँ हमारे घर में कॉफ़ी बनता नहीं था, सच पूछे तो सर के लिए ही कॉफ़ी आता था और सर तभी बनता था। और सर फरमाइश करते थे झाल मुड़ी खाना है, बारिश होता था तो बोलते थे आज हलवा खाना है। माँ को देख के थोड़ा सा लगता था, माँ विरक्त होती थी। शाम को उतने टाइम बच्चे लोग के लिए अलग नाश्ता, सर आए। वो बड़ा हिसाब वाला ज़माना भी था उस समय। सर का फ़ीस और उसका खाने पीने का ये सब भी शायद रहा होगा, मुझे एक्चुअली ये ठीक से पता नहीं, लेकिन मेरी माँ विरक्त होती थी ये मुझे पता है। सर सच पूछे तो हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते छोटा मोटा दवाई वगैरह भी, जैसे वो शायद मेडिकल में जाना चाहते थे, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण वो बीएससी बायोलॉजी में करके स्कूल टीचर बन गए थे, बीएड वगैरह भी किए थे। तो उनको मेडिसिन की काफ़ी जानकारी थी। तो हम लोगों को उस समय थोड़ी बहुत जो भी बीमारी वगैरह होती थी सब सर ही करते थे। सर के साथ हमारे जुड़े रहने में अच्छी बातें थी। हमारी ठंड में 4 साल जैसे उस कोचिंग से मैं जुड़ी रही, तो हर ठंड में 2 3 पिकनिक होता था। वो तपन सर के घर के पीछे बगीचा था। बगीचा माने गार्डन नहीं बोलेंगे, बड़ा सा जगह था जहाँ घास वास उगे हुए थे और बड़े बड़े पेड़, जैसे आम के, फिर केला, फिर बिही, ये सब के पेड़ थे। तो हम लोग बाकायदा माने उसी बगीचे से लकड़ी चुन के वहीं ईंटा लगा के चूल्हा बना के खाना
बना लेते थे पिकनिक में भी। वो बहुत खुशनुमा दिन था दोस्तों, बहुत अच्छा लगता था। हम 10 थे कोचिंग में, 7 लड़कियां और 3 लड़के, हम लोग लड़के लड़की एक साथ पढ़ते थे। तो जाहिर सी बात है 3 लड़के थे तो हम लोग उन लोग को डोमिनेट करते थे, जबकि लड़के पढ़ने में अच्छे थे हम लोगों से। हम लड़कियां सब एवरेज थी और लड़के अच्छे पढ़े थे, लेकिन पिकनिक के टाइम में हम लोग खूब काम कराते थे उन लोगों से, लकड़ी चुल के लाना, सब करना, सब्जी उब्जी काटना। लेकिन खाना हमारे रमन सर बनाते थे, और ये तीनों सर, जो तीनों सर का कोचिंग चलता था, वो तीनों सर भी हमारे पिकनिक में इन्वॉल्व होते थे। तो खाना हमारे सर बनाते थे, रमेश सर, बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट। उनकी बेगुनी तो मुझे अभी भी याद है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा जो बैगन होता है ना, उसका एकदम पतला सा काट के, उसका फुला फुला। और सर बनाते बनाते हम लोग लड़कियों को, सर सोचते थे बाद में इन लोगों को तो खाना बनाना ही पड़ेगा, टिप्स देते थे कि खूब अच्छे से फेंटना, फेंटने के बाद थोड़ा जीरा डालना, कभी कोई पकौड़ी में बोलते थे इसके ऊपर थोड़ा पोस्त दाना छिड़क देना, किसी पकौड़ी में बोलते थे ये कलौंजी, काला जीरा जिसको तो वो डालना। पकौड़ी कुरकुरा होता है, गरम तेल एक कटछुल डालने से बेसन के फेंट में, ये हमने रामेन सर से ही सीखा था। वो बहुत साल पहले की बात है, आज भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ। और मैं भी जब जिसके पास गई हूँ, जिसने भी मेरे पकौड़े की तारीफ़ की है, सबको मैं सर का ही ट्रिक बताई हूँ। तो सर के साथ तो ये बता दी मैं कि हमारा अच्छा घरेलू रिलेशन हो गया। जब मेरा कोचिंग छूटा तब भी सर के साथ अच्छा बना रहा। उसके बाद सर क्या किए, शावड़ाफुली से उत्तरपाड़ा शिफ्ट हो गए। वो अपना घर बनाना चाहते थे तो और ट्यूशन करने लगे, तो उनको आने जाने का समय बचने के लिए किराए पे एक घर लिए। तो सर की पत्नी जो थी बोदी, बहुत सुंदर, सुशील और बहुत मजाकिया। सर का लव मैरिज था। सर का नाम था रविंद्र प्रामाणिक, और उनकी पत्नी कुछ भट्टाचार्य जी थी, ब्राह्मण घर की लड़की। वो सर की पत्नी का जो शादी, भाग के शादी किए, तो उसके बाद उनके घर वालों ने उनके कभी स्वीकार नहीं किया, जबकि वो लोग भी उत्तरपाड़ा में रहते हैं, कभी उनका जाना जाना नहीं हुआ। 2 बच्चे हो गए, एक बेटा एक बेटी, वो लोग भी बड़े होने लगे। तो मैं जब सर से कोचिंग पढ़ना ख़त्म हुआ, तब भी मैं ना 12वीं में भी, तो मैं तो सर के पास नहीं पढ़ती थी, दूसरे सर के पास पढ़ती थी। लेकिन मैं अपने कभी समय मिलता तो सर के यहाँ ज़रूर जाती थी बौदी से मिलने। बौदी मेरे साथ थी तो बड़ी, लेकिन फ्रेंडली एकदम बात करती थी। तो बात करते करते एकदम धीरे धीरे देखने लगी, बौदी का ना धीरे धीरे चेहरा मुरझाने लगा। और मुरझाने लगा, जब भी जाती थी कभी उठ के बैठती, बिस्तर पे लेटी रहती थी, फिर उठ के बैठती थी, फिर बोलती चल तेरे लिए चाय बनाती हूँ। धीरे धीरे मुझे लगा इनको तकलीफ़ होता है सब करने में, मैं ना करने लगी। फिर देखिए उनके यहाँ धीरे धीरे कुक आ गया, ऐसे काम वाली तो थी, कुक आ गया। फिर उनके पलंग के पास एक टेबल रखा रहता था, उसमें दवाइयाँ 2-4 शीशी तो रहता ही था। अब उस दवाइयों की शीशियों के जो क्वांटिटी है वो बढ़ते गया धीरे धीरे। और मैं जब भी सर से पूछती थी भाभी को प्रॉब्लम क्या है, तो वो बोलते थे इसको आर्थराइटिस है, बात बोलते हैं जिसको, वो आर्थराइटिस है। तो वो उसका इलाज मालूम है, खुद एलोपैथी दवाइयाँ जानते थे, आयुर्वेदिक करने लगे। कोई एक बाबा के चंगुल में शायद फंस गए थे, वो बाबा कुछ मिट्टी देते थे, उस मिट्टी को भाभी के हाथ में, पैर में, ऐसे जैसे मुल्तानी मिट्टी होता है ना, ऐसे लेप लगा के रख देते थे। तो धीरे धीरे मैं थोड़े थोड़े दिन बाद जाने लगी, भाभी की हालत एकदम ख़राब से ख़राब होने लगी। अब तो जाती थी तो उठ के बैठती भी नहीं थी, वो सोई रहती थी, उनके पूरे शरीर में लेप लगा हुआ रहता था। और सर से जब भी पूछती थी, सर भाभी तो ठीक नहीं हो रही है, आप थोड़ा इनको कहीं और। बोला अरे तुमको पता नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट है पहले से, पहले कुछ खाती नहीं थी अब खाती है, पहले मुस्कुराती नहीं थी मुस्कुराती। अजीब अजीब बहाना, जैसे सनकी हो गए थे वो, पता नहीं या भाभी को खो देने के डर से। वो बोले नहीं एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं, बहुत ख़राब होता है, ऐसे वो बोलने लगे और भाभी का इलाज ऐसे करने लगे। लेकिन
लेकिन भाभी को ना सर से कोई शिकायत नहीं थी। जब भी हम जाते थे, कभी कभी मैं, मेरी एक सहेली थी शिप्रा, वो भी, हम दोनों भी जाते थे। वो ऐसे जाना नहीं चाहती थी, वो बोलती थी दूँ तो उनको बीमार है, उनके यहाँ क्या जाओ। लेकिन उस बूढ़ी से मेरा इतना लगाव था कि मेरे को लगता था जाऊँ, जाके थोड़ा देख आऊँ। मेरे जाते ही वो बोलती थी कोई तो आता नहीं रे, इतना स्टूडेंट्स थे तुम्हारे सर के, बस तुम ही आती हो तो थोड़ा बात करते हैं। उनके आँखों से आंसू भी धीरे धीरे निकलता था, लेकिन सर के प्रति कोई शिकायत नहीं था उनका। उनको ये दुख था कि सर को अपना काम खुद करना पड़ता है, उनका भी देखभाल करना पड़ता है। धीरे धीरे देखिए उनके लिए आया भी रख दिया गया, यानी वो बाथरूम वाथरूम भी नहीं जा सके। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, 6-8 महीना हो गया, फिर मैं कहीं किसी कारण से, मेरा ग्रेजुएशन शुरू हो गया था शायद, मैं जा नहीं पाई थी। फिर एक दिन पता चला कि सर की पत्नी, सर का कोचिंग बंद है। तो मेरे भाई लोग तब पढ़ते थे, तो बोले सर रमेश सर का कोचिंग बंद है। सर कभी छुट्टी लेते नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग मंदिर में पैसा डाल के आते थे कि सर ना आए, तो भी सर आ जाते थे। तो सर छुट्टी लिए, थोड़ा आश्चर्य लगा, तो मैं सर के घर सीधा गई तो देखी भाभी का हालत 6 महीना में एकदम ख़राब, माने कंकाल सी हड्डी बन के बनी हुई है, और सर उनके पास माथा पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो मैं पूछी सर ये क्या हो गया इनको। सर बोले अब कुछ नहीं कर सकते, अब बस जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, इसीलिए छुट्टी लेके बैठा हूँ। और हमारे जो भी साधु बाबा थे या जो भी थे, आयुर्वेदिक जो पंडित थे जो थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने बोल दिया है कि कौन सा तिथि है, वो तिथि नहीं बीतेगा। तो उस तिथि का इंतज़ार कर रहे थे, छुट्टी उट्टी लेके भाभी के पास बैठे रहते थे। भाभी के पास जब मैं गई, मैं बोली कि आवाज़ दी कि बोधी बोधी मैं कुमकुम। वो 3-4 बार बोलने के बाद हाँ करके धीरे से आँख खोली हो, और उसके बाद थोड़ा सा मेरे को देखी, फिर आँख बंद हो गया। मैंने समझिए भाभी मिट्टी में मिल गई, ऐसे टाइप का उनका शरीर हो गया। उसके ठीक जस्ट दूसरे दिन ही हम लोगों को खबर मिल गया कि वो चली गई, उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत ही दुख लगा, थोड़ा गुस्सा आया, थोड़ा मैंने क्या बोलूँ, मेरे मन में क्या है मैं बता नहीं। सर के प्रति मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती, क्योंकि बीवी के प्रति उनका बहुत प्यार था। उनकी ये नादानी मानसिक बीमारी से क्या हो गई या क्या हुआ मैं कह नहीं सकती, लेकिन उनकी वो नादानी की वजह से ही उनकी पत्नी चली गई। एक सुंदर स्वस्थ एकदम भगवान से मूर्त जैसा शरीर धीरे धीरे मिट्टी लगाते मिट्टी में मिल गया, समझिए। तो ये जो हो गया। सर के बच्चे सब बड़े, बेटा बेटी बड़े हो गए। पिछले 2-3 साल पहले मैंने पता किया था, बेटा अच्छा नौकरी कर रहा है, बेटी की शादी हो गई। सर अभी भी हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं हैं किसी को, कोचिंग नहीं करते। ये सुना है किसी से बात भी नहीं करते हैं, वो अपने ही घर में रहते। अब उनका अपना घर बन गया है, अपने घर में और मकान में रहते हैं बेटा और बहू के साथ। तो ये थी हमारे रमेश सर की कहानी, जो बड़ा ही दुखद है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।